हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का लेसन 6 दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 9। तो बच्चों अब तक हमने बहुत चीज़ों के बारे में अच्छे से समझा है अबाउट द डाइजेशन, रेस्पिरेशन, और अभी पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। तो बच्चों एक चीज़ हमने हमेशा ध्यान रखनी है कि जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड की बात आती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन प्ले करता है? हार्ट। तो पिछले लेक्चर में हमने हार्ट की स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा था कि हार्ट में क्या होता है। हार्ट में हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं और ये चैम्बर क्या करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों जो हमारा लेफ़्ट साइड है वो कौन सा ब्लड सर्कुलेट करता है? वो करता है ऑक्सीजनेटेड। और जो हमारा राइट साइड है वो हमेशा कौन सा ब्लड सर्कुलेट करता है? डीऑक्सीजनेटेड। तो यह तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब हमें इससे आगे कुछ और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों अपने इसी टॉपिक के साथ। जो पार्ट लेफ़्ट रह गया है हमारा, छूट गया है, वहाँ से शुरू करेंगे। दैट इज़ ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। तो बच्चों यहाँ चीज़ें समझने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी अब आपके सामने, और आप देखना कि जब आप इन चीज़ों को पिछले लेक्चर से लिंक करेंगे ना, अपनी पिछली क्लासेस से लिंक करेंगे, तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। जैसे कि अब ध्यान देना, ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हार्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हार्ट है और हार्ट में क्या है? 4 इसके चैम्बर, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर क्या कर रहे हैं? यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और ये कहाँ जा रहा है? हमारा आर्टरीज़ के ज़रिए डिफरेंट पार्ट्स में, और डिफरेंट पार्ट्स से जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड, वो फिर से हार्ट में आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग क्या कर रहे हैं? सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर बोला गया है कि दिस इज़ यूज़फुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। यह उन जीवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, जैसे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। तो बच्चों आपको सोचने की बात यहाँ से ही सोचना शुरू कर देना चाहिए कि बर्ड्स को एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि उनको सारा दिन फ्लाइट करना है और उनको खाने की अपने फूड की सर्च के लिए सारा दिन फ्लाई करेंगे तो एनर्जी तो चाहिए होगी। ऐसे मैमल्स को भी डिफरेंट फिजिकल वर्क्स के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और यह एनर्जी साथ के साथ उनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो जाएंगी बच्चों। In animal that do not use energy for this purpose, the body temperature depend on the temperature in the environment। तो अब उन जीवों की बात करेंगे जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियन और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से आपके सामने आ रही है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात हो रही है। तो अगर आपने पिछली क्लास में डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ आपको पता है कि एम्फीबियन में कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? वहाँ होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। ऐसे वहाँ हमें 2 ओरिकल और एक क्या दिखाई देता है? वेंट्रिकल। तो बच्चों ये क्या होता है? ओरिकल में से आपको यहाँ क्या होता है, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो क्या होता है? वेंट्रिकल में जाके मिक्स हो जाता है, किसके साथ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। तो बच्चों इसका उनकी बॉडी के टेम्परेचर में बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह है बच्चों, फिशेज़ on the other hand have only 2 chamber to their heart and the blood is pumped to the gill, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body। अगर हम बात करें हार्ट के बारे में, किसके हार्ट के बारे में? फिश के हार्ट के बारे में, तो वह क्या होता है? 2 चैम्बर्ड। इस तरीके से वो दिखाई देता है। ये क्या है? ओरिकल, और ये क्या है? वेंट्रिकल। और इसी रास्ते से क्या होता है? ये अटैच होता है गिल्स से। ये किसकी पोजीशन है? ये गिल्स की पोजीशन है। और यहाँ से ये गिल्स से कहाँ जा रहा है? डिफरेंट पार्ट्स तक। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्लड की सर्कुलेशन एक ही साइकिल में होती है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि इन फिशेज़ दे हैव ओनली 2 चैम्बर हार्ट एंड द ब्लड इज़ पम्प टू द गिल्स। ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड यहाँ से किसके पास जाएगा? गिल्स के पास। और गिल्स में क्या होगा? गिल्स उसमें क्या मिलाएंगे? ऑक्सीजन, एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। और गिल्स ब्लड की सप्लाई कहाँ करेंगे? डिफरेंट पार्ट्स तक। तो
यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो फिशेस होती है वहाँ एक सिंगल साइकिल होता है, जबकि ऑन द अदर हैंड इट गोज़ थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डबल सर्कुलेशन, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पर, व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पर सीधी सीधी 3-4 बातें बताई गई है, मैं आपको सीधे तरीके से ही बता देती हूँ, आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी तो क्या करती है, घुमाती है आपको, हमने तो सीधा सीधा एकदम आसान तरीके से पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें एनसीईआरटी ने इस पैराग्राफ में बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। क्या बताने की कोशिश की है कि बर्ड्स और मैमल्स का एग्जांपल देके तो बता दिया कि हम अपनी बॉडी को जो टेम्परेचर है वो बाहर के इन्वायरमेंट से क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, बैलेंस बना लेते हैं। जैसे अगर बाहर ज़्यादा ठंड है इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर जाते हैं, या बाहर ज़्यादा गर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मर जाते हैं। हम अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, बाहर के एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट से कोप अप करते हैं, मिलाते हैं, ताकि हम जीवित रह सके, सर्वाइव कर सके। वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे जो शरीर है उसमें जो हार्ट होता है, हार्ट में जो सर्कुलेशन होती है वो ट्वाइस होती है, डबल सर्कुलेशन होती है। वो डबल सर्कुलेशन क्या करती है, उसकी क्या फंक्शन है अगर होती है तो ऐसा अगर डबल सर्कुलेशन होती है तो यह इंश्योर रहता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग सर्कुलेट करेगा। तो यहाँ देख सकते हो 2 पार्ट्स, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, बीच में सेप्टा होता है, उसने क्या किया हुआ है, 2 चैम्बर्स को अलग किया हुआ है, मतलब उसने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को अलग किया हुआ है। तो यहाँ मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो नहीं रही, तो हम अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, अपने बाहर वाले इन्वायरमेंट से कोप अप कर सकते हैं। लेकिन फिशेज़ और एम्फीबियन के केस में क्या होता है, यह ब्लड मिल जाता है, जिसके कारण उनका शरीर बाहर के इन्वायरमेंट से मैच नहीं कर पाता। इसी वजह से जो रेप्टाइल्स होते हैं और जो ये एम्फीबियंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्या जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है या सर्दी पड़ती है तो ये सो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते आपको गहरी नींद में, जिसे हम समर स्लीप के नाम से भी जानते हैं या विंटर स्लीप के नाम से भी जानते हैं। अगर बात की जाए समर स्लीप और विंटर स्लीप की, तो टेक्निकल टर्म्स में इसको हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन कहा जाता है, जो कि आप 9th क्लास में बिल्कुल पढ़ के आए हो। तो बच्चों यहाँ से हमें ये पता लग गया कि डबल सर्कुलेशन क्या है। हमारे शरीर में जो ब्लड है, यहाँ आप देख सकते हैं ये लंग्स हैं, लंग्स से क्या हो रहा है, ये लंग्स हैं, लंग्स से क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है, पल्मोनरी वेन। तो ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था पल्मोनरी वेन। वैसे तो वेन का फंक्शन क्या होता है, वैसे तो वेन का फंक्शन यह होता है बच्चों के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना, लेकिन पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी हैं जो क्या लाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, और किसको पहुंचाती हैं, ऑरिकल को। जो ऑरिकल में जैसे जैसे ब्लड बढ़ता रहता है तो उसके बाद क्या होता है, ये ब्लड कहाँ चला जाता है, ये ब्लड चला जाता है आर्टरीज़ को। तो आर्टरीज़ को हम एओर्टा के नाम से भी जानते हैं, और एओर्टा का जो ब्लड है, एओर्टा सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। और आपको पता है कि आर्टरी और वेन ऑर्गन के अंदर स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा एक जाल बिछा होता है, आपस में मिल जाती हैं, और उस जाल को बोलते हैं कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज क्या करती हैं, ये कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, ऑक्सीजन तो सेल को दे देगी, और वहाँ से क्या ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरह से जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जा रहा है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है वीना कावा। वीना कावा को हम मेन वेन भी कहते हैं। ये मेन वेन कहाँ ब्लड लेके जा रही है, ये लेके जा रही है ऑरिकल में, ऑरिकल से ब्लड फिर वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके सौंप देगी, फिर से लंग्स को। इस तरह से हमारे जो अंदर शरीर के हार्ट है वो डबल वे से काम करता है, एक तरफ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है और एक जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रहा है। तो इस तरह से 2 काम एक साथ चल रही हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और ये एडवांस करेक्टर सिर्फ मैमल्स और बर्ड्स में मिलता है, और बाकी जीवों में जो जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, उनमें हमें यह देखने को नहीं मिलता। तो बच्चों ये आप डाइवर्सिटी में भी करके आ चुके हो, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये ब्लड प्रेशर। तो आप यहाँ समझने की कोशिश करना, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो बच्चों मैं पहले आपको सीधा ही बता देती हूँ। आपको पता है हमारे शरीर में ब्लड वेसल 2 तरह की होती है, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। अब आप सोचो ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो आपके शरीर में जो हार्ट होता है,
अब मैं बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जो आपका हार्ट होता है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या होता है, जहाँ पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो जब वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ से इसका कनेक्शन किसके साथ है, इसका कनेक्शन आर्टरी के साथ है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब, तो ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टरी में। जो आर्टरी में ब्लड जाएगा तो एक प्रेशर के साथ जाता है, ठीक है। अब वो प्रेशर कहलाता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस जिस प्रेशर के साथ ब्लड आर्टरी के अंदर जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है सिस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। और इसी तरह से जब हमारे शरीर में ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स है, ओरिकल से ब्लड फिल होता जा रहा है, किसमें, वेंट्रिकल में। अभी वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें स्पेस है। तो उस टाइम जो रिलैक्स होता है और उस दौरान थोड़ा बहुत ब्लड जो आर्टरीज में जाता रहता है, वो कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस तरह से बच्चों हमें दो प्रेशर पढ़ने को मिले। सिस्टोलिक प्रेशर जब क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट रिलैक्स होता है। तो यह इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, जो आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे शरीर में आपने कई बार देखा होगा, डॉक्टर जब हमें टेम्परेचर होता है या हमें चक्कर आने लगते हैं या हमें टेंशन होती है, तो सबसे पहले हमारा बीपी चेक करता है। तो बीपी चेक करने के लिए वो एक मशीन सी, एक इंस्ट्रूमेंट लाता है। तो बच्चों उस इंस्ट्रूमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर मापने वाले इंस्ट्रूमेंट को, यंत्र को हम किस नाम से जानते हैं, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। जो ये आपको कफ लगाया जाता है और इससे आपको रबर कफ लगाने के बाद आपको पंपिंग की जाती है, तो उससे वो कफ फूल जाता है और आपके मसल्स पर बहुत प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है बहुत बार। तो आपसे नॉर्मल प्रेशर पूछा जाता है, एक नॉर्मल व्यक्ति का नॉर्मल प्रेशर। तो बच्चों सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg। Hg क्या होती है, मरकरी। तो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm ऑफ Hg। Hg यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, मरकरी। क्योंकि जब आपका प्रेशर दिया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर मशीन के अंदर मरकरी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, फिर उसको एकदम से छोड़ा जाता है और छोड़ने के बाद प्रेशर मापा जाता है ब्लड के अंदर। तो ये आप मशीन से आपने काफ़ी बार देखी भी होगी और आपने कई बार ब्लड प्रेशर आपका चेक भी हुआ होगा। अब की बार अगर बाय चांस आपको जाना पड़ जाए क्लिनिक पर या हॉस्पिटल में, तो आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से ऑब्ज़र्व करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ब्लड प्रेशर को मापने का जो ये ब्लड प्रेशर एक गंभीर बीमारी बनती जा रही है आने वाली जनरेशन में। जैसे ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, जिसे हम कहते हैं बीपी की प्रॉब्लम, कि बीपी की प्रॉब्लम हो गई है। तो हाइपरटेंशन ही है ब्लड प्रेशर को अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बोले तो क्या होता है, बीपी क्या होता है, हाइपरटेंशन। जब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और हमारा ब्लड बहुत मात्रा में क्या करता है, बड़ी तेज़ी से फ्लो करता है। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स which result in increased resistance to blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding. तो बच्चों पता क्या होता है, जैसे हमारी ये आर्टरी है, आपको पता है आर्टरी क्या होती है, चौड़ी होती है, वाइड होती है। अब इसमें से ब्लड ना बहुत तेज़ी से बह रहा है, जो नॉर्मल स्पीड है उससे भी तेज़ी से। तो जो आर्टरी की वॉल्स होती है ना, वहाँ पे फ्रिक्शन पड़ जाता है, ब्लड के अगेंस्ट फोर्स काम करती है, फ्रिक्शन। तो यहाँ पर आपको जो है ये वॉल रप्चर हो जाती है और रप्चर होने के बाद क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और यहाँ पर WBC आके फिर से रिपेयरिंग का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रेशर तो क्या है, बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, यहाँ पे क्लॉगिंग हो जाती है, तो ब्लड को पास आउट होने में बहुत ही कम स्पेस रहता है। और इस तरह से आपकी ब्लॉकेज, आर्टरी में ब्लॉकेज का मेन रीज़न यही होता है, जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में यही होता है कि ब्लड पूरी तरह से अच्छे से आर्टरीज में फ़्लो नहीं कर पाता और जिससे हार्ट पे अफेक्ट पड़ता है। और हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हमारा हार्ट ही काम करना बंद कर दे। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी बेटे।
कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है। डायस्टोलिक जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होता है। और ये प्रेशर 120/80 mmHg इज़ अ नॉर्मल रेंज ऑफ नॉर्मल बीपी ऑफ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। तो इसके अलावा हमने अब पढ़ना है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे हमने पढ़ना है द ट्यूब ब्लड वेसल्स। देखो बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बोला था कि ब्लड के बाद हमें ये भी तो जानना है कि ब्लड हमारे अंदर खुले में नहीं बहता, ब्लड को कैरी करती हैं ब्लड वेसल्स। और आपको बता दें, ब्लड वेसल्स जो हमारी हैं वो कितने टाइप की हैं, वो हैं हमारे अंदर जो ब्लड वेसल है वो हमारे अंदर है 3 टाइप की। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्टरीज और वेन में डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है। तो सीधे मैं आपको जनरल सा बताती हूँ। आर्टरी की वॉल थिक होती है और आर्टरी वाइड होती है, जबकि वेन की वॉल थिन होती है और वेन क्या होती है, बिल्कुल नैरो। देखो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आर्टरीज की ये ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाती है, जबकि वेन क्या करती है, डिफरेंट पार्ट्स से ब्लड को कहाँ लाएगी, हार्ट की तरफ। तो ये जो मेन डिफरेंस है आर्टरी और वेन के, मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एनसीईआरटी के क्या कहती है, हम उसको रीड करते हैं पहले। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टरी क्या करती है, आर्टरी ब्लड को कहाँ लेकर जाती है, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाती है। इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट पॉइंट यहीं से बन गया। सिंस द ब्लड emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic wall। तो दूसरी इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट बना बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बना कि आर्टरीज की वॉल कैसी है, थिक एंड इलास्टिक, लचीली है, क्योंकि ब्लड को क्या करना है, फ्लो करना है ना। वेन्स कलेक्ट द, अब यहाँ से फिर अब आर्टरी का तो ख़त्म हो गया, वेन का पॉइंट शुरू हो गई। वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड गिव इट बैक टू द हार्ट। अब वेन क्या करती हैं, वेन ब्लड को डिफरेंट पार्ट से लेकर आती है और किस में डाल देती है, हार्ट में। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। तो बच्चों यहाँ पर उनको थिक वॉल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वेन्स होती है ना, उन्होंने क्या करना है, वहाँ तो हमारे ऑर्गन से कैसा ब्लड ला रही है, डीऑक्सीनेटेड, मतलब उसमें वेस्ट ज़्यादा है, CO2 और ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ऐसा ब्लड जो वेन्स में बहेगा तो उस पर इतना प्रेशर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो तो जस्ट CO2 को बाहर एज अ वेस्ट निकाल रहे हैं और हमारे शरीर के और किसी क्रिया में भाग नहीं ले रहा है। जबकि ऑक्सीनेटेड ब्लड हर सेल तक क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं वेन्स में ही। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। इंस्टेड दे हैव वॉल्स दैट इंश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। जबकि इसके अंदर वॉल्स होती है। वॉल्स पता हूँ क्या होती है, कि मान लो ये क्या है, ये तो काफ़ी चौड़ी हो गई, आर्टरी दिखाई दे रही है, ऐसे लग रहा है। फॉर एग्जांपल ये पतली सी वेन है, वेन के अंदर आपको एक डायरेक्शन में ऐसे वॉल्स दिखाई देती है ताकि ब्लड हमेशा एक डायरेक्शन में जाए। अगर अपोजिट आना चाहे तो क्या होगा, ये जो आपकी वॉल्स होती हैं ये बंद हो जाएंगी और ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोक लेंगी। तो याद रखना कि वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, दे डू नॉट थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, इंस्टेड दे हैव वॉल्स। तो वेन के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि आर्टरीज में ये एब्सेंट होती हैं। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ब्लड हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है वेन के केस में। ठीक है। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर कैपिलरी स्मॉल वेसल टू ब्रिंग द ब्लड इन कांटेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल। तो ये मान लो ये हमारा कोई ऑर्गन है, इसमें क्या आ रही है, आर्टरी भी आ रही है, यहाँ पे वेन भी आ रही है, और यहाँ पर जो नेटवर्क बन गया है उस नेटवर्क को हम बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है बच्चों। आगे है द स्मॉलेस्ट वेसल विच हैव
विच आर वन सेल थिक एंड आर कोल्ड कैपिलरीज। ये हम कर चुके हैं कि कैपिलरीज क्या होती हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस थिन वॉल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी मटेरियल जब एक सेल से दूसरे सेल जा रहा है तो वहाँ पर किस परत कैसी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, थिन, तो हमेशा वहाँ परत थिन होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी और वेन जब मिलती हैं तो बनाती है कैपिलरी, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। तो इसकी परत कैसी होगी, थिन, क्योंकि इसने चीज़ों को क्या करना है, आपस में एब्जॉर्ब करके और आगे तक पहुंचाना होता है। तो यहाँ वॉल अगर थिक होंगी तो एब्जॉर्प्शन का काम स्लो हो जाएगा, इसलिए इसकी वॉल कैसी होती है, थिन होती हैं। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। तो अब नेक्स्ट है बच्चों मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। व्हाट हैपन इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लीक। क्या होगा जब आपके कोई चोट लग जाती है या इन ट्यूब में आपका लीकेज शुरू हो जाता है कोई चोट लगने के कारण। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। आपने देखा होगा हमें चोट लग जाती है तो धीरे धीरे ब्लड क्या हो जाता है, बिल्कुल ही स्लो हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ pumping system. To avoid this, the blood has platelet cell which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot and blood at these points. तो बच्चों प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड में होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो ब्लड को क्या करते हैं, कोगुलेट को क्लोटिंग करने का काम करते हैं। तो यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्लेटलेट्स का फंक्शन। अब बात करते हैं लिम्फ की, ये आपके लिए नया है, इसको ज़रा ध्यान से समझना। जैसे आपने ब्लड का प्लाज्मा पढ़ा है ना, प्लाज्मा लिक्विड होता है, उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं। ऐसे लिम्फ क्या होता है समझने की कोशिश करना। मान लो ये ऑर्गन है, आप फॉर एग्जांपल ये ऑर्गन है, इसमें आर्टरी आ रही है, वेन आ रही है, यहाँ कैपिलरी नेटवर्क है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है ना कुछ मटेरियल्स का, गैसेस का। तो जो ब्लड आदान प्रदान कर रहा है उसमें से कुछ भाग क्या कर होता है कि रिसाव होकर सराउंडिंग टिश्यू के बीच में जमा हो जाता है। ये क्या है, ये टिश्यू है, इन टिश्यूज़ के बीच में जमा हो जाता है और इस जमा हुए फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। तो लिम्फ को याद रखना किस नाम से जानते हैं, टिश्यू फ्लूइड। और ये क्या होता है बच्चों, अब ये बाहर जो निकला है वो बड़े काम की चीज़ है। ये वैसे तो कलरलेस होता है क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होते, वैसे तो इसका जो इतना भी कंटेंट है वो प्लाज्मा के इक्वल होता है। प्लाज्मा समझते हो, लिक्विड जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसकी तरह इसकी कंपोजिशन होती है, लेकिन इसमें रेड कलर इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर आरबीसी एब्सेंट होते हैं। याद रखना लिम्फ के अंदर आरबीसी एब्सेंट होते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट काम का मटेरियल पहुंचाएगा कौन, तो यहाँ छोटा सा नेटवर्क फिर से टाइनी ट्यूब्स का होता है जिसे हम लिम्फेटिक कैपिलरीज कहते हैं। यहाँ से ब्लड मेन लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है और ये लिम्फेटिक वेसल कहाँ पर ज्वाइन कर जाती हैं, मेन वेन से, जो ब्लड को कहाँ पहुँचाती हैं, जो आगे ब्लड को लंग्स तक पहुँचाती हैं। तो फिर से वही ब्लड क्या हो जाता है, यूज़ हो जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं लिम्फ एक्चुअल में होता क्या है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, यह भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। दिस इज़ कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसे हम लिम्फ यार्ड क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। तो जो बच्चों मैं पहले ही आपको बात बता चुकी हूँ कि कैपिलरीज से कुछ लिक्विड सब्सटेंस बाहर की तरफ निकल आते हैं और वो टिश्यू के बीच जमा होने शुरू हो जाते हैं और उस फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं या फिर कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, देखो यहाँ लिख भी रखा है टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। इट इज़ स्मॉल सिमिलर टू प्लाज्मा, यह ब्लड के प्लाज्मा की तरह, बट यह है क्या, कलरलेस, क्योंकि इसमें क्या एब्सेंट होते हैं, आरबीसी, पर कुछ मात्रा में इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस विच जॉइन द लार्ज लिम्फ वेसल दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स। तो यहाँ से ना छोटी छोटी पाइपें होती हैं बीच में, वो क्या करती हैं, इनको एब्जॉर्ब करती हैं और यहाँ से एक ट्यूब निकलती है जिसे हम लिम्फेटिक वेसल कहते हैं।
वो ऊपर जाएगी और किससे मिल जाएगी, मेन वेन से, और वहाँ जाके जो भी ये मटेरियल है फिर से डिपॉजिट कर देगी और जो फिर से ब्लड का भाग बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ये लिम्फ है वेस्ट नहीं होता, ये हमारे शरीर में निकला हुआ बाहर की तरफ निकला हुआ पदार्थ है जो फिर से बॉडी में फिर से ब्लड के अंदर पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, विद जॉइंट लिम्फेटिक वेसल एंड लिम्फ तो ये जो द्रव होता है टिश्यू फ्लूइड को ही बोलते हैं। ठीक है, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टिन एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। लिम्फ क्या करता है, इंटेस्टाइन से क्या एब्जॉर्ब करता है, फैट। ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, जो मैंने बताया कि जो फ्लूइड बाहर निकल गया उसको वापस कहाँ पहुँचाना है, ब्लड में। ठीक है, ये काम करता है लिम्फ। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।